संसदीय शासन प्रणाली की स्थिति कुछ अलग होगी और निदेशक तत्वों की स्थिति कुछ अलग। निदेशक तत्व अगर देखा जाए तो निदेशक तत्वों में उन आदर्शों को समाहित किया गया है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक विकास को स्थापित करने के लिए आदर्श रखे जाते हैं और राज्य को दायित्व दिया गया है, राज्य को यह कर्तव्य दिया गया है कि राज्य अपने कार्यों में इन सिद्धांतों को समाहित करे। इसलिए जब डॉक्टर अंबेडकर निदेशक तत्वों के संबंध को लेकर कहते हैं तो निदेशक तत्वों के महत्व के संबंध में कई चीजें क्वेश्चन राइज की गई, कई तरह के प्रकार खड़े हो गए। एक तरफ से यह कहा गया कि निदेशक तत्वों का स्वरूप विधिक नहीं है। अब अगर निदेशक तत्वों का स्वरूप विधिक नहीं है तो यह राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, और जब राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है तो इससे जनता के हितों की पूर्ति कैसे हो सकती है। इस स्थिति को लेकर निदेशक तत्वों के महत्व को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर यह विचार देते हैं कि निदेशक तत्वों के महत्व का निर्धारण उसके सिर्फ विधिक स्वरूप से ही निश्चित नहीं होता, और अगर विधिक स्वरूप हो जाने के पश्चात भी अगर निदेशक तत्वों को विधिक स्वरूप दे भी दिया जाता है तो उसके महत्व का इंपॉर्टेंस या उसके महत्व की स्थिति बहुत ज्यादा नहीं होगी। इसलिए वह विचार देते हैं या वह एक कमेंट भी कहते हैं कि निदेशक तत्वों का स्वरूप विधिक न होने के बावजूद भी इसके महत्व में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जन समर्थन है, जनता के हित हैं, और जनता के हित के कारण, जनता के हितों की पूर्ति के लिए निदेशक तत्वों के रूप में शासन के आदर्श या कर्तव्य के रूप में कुछ दायित्व दे दिए गए निदेशक तत्वों को। इसलिए निदेशक तत्वों में जिन सिद्धांतों को स्थापित किया गया है, जिन सिद्धांतों को समाहित किया गया है, उन सिद्धांतों को राज्य अपने कार्यों में समाहित करेगा। और संसदीय प्रजातंत्र के शासन में या संसदीय शासन प्रणाली में कोई भी सरकार जनता के हितों की उपेक्षा करके लंबे समय तक शासन नहीं कर सकती। एक तरफ तो ये कमेंट कहते हैं क्योंकि संसदीय प्रजातंत्र में बिना जन समर्थन के कोई भी सरकार अस्तित्व में नहीं रह सकती। एक कंसेप्ट तो ये हो गया। दूसरे तरफ अंबेडकर ये भी कहते हैं कि निदेशक तत्व में दिए गए सिद्धांतों को राज्य अपने कार्यों में समाहित करेगा, और जो भी सरकारें अपने कार्यों में इन सिद्धांतों को समाहित नहीं करेगा उसे अगले निर्वाचन में जनता को जवाब देना होगा। एक पक्ष ये भी है। क्लियर? अब इन स्थितियों को लेकर निदेशक तत्व का उद्देश्य या जो डीपीएसपी के जो उद्देश्य रखे गए हैं उन उद्देश्यों को अगर देखें तो सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी है। एक स्थिति तो ये हो गई, या डेवलपमेंट है, एक कंसेप्ट ये। इसलिए अगर निदेशक तत्व डीपीएसपी का कंसेप्ट इस आधार पर चल रहा है कि सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र, सोशल, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी पब्लिक डेवलपमेंट। अब सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र का मतलब कि जीवन पद्धति से भी होगा। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक लोकतंत्र की बात होती है, राजनीतिक लोकतंत्र की बात होती है, आर्थिक लोकतंत्र की बात होती है। इसका मतलब है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का तात्पर्य है सामाजिक आर्थिक समानता और स्वतंत्रता से। अब दूसरा डायमेंशन अगर हम यहां पर लेके चलते हैं, दूसरी डायमेंशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का एक अगर डायमेंशन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्थिति को लेकर चलते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन
क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करता है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन राज्य और व्यक्ति के संबंधों को स्थापित करता है, ठीक। और तीसरा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक मैनमेड डॉक्यूमेंट है, मानव निर्मित दस्तावेज है। तो अगर मानव निर्मित दस्तावेज है, मानव निर्मित अगर दस्तावेज है, तो उस स्थिति में मनुष्य अगर इस दस्तावेज के माध्यम से अगर राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करता है, तो उस राजनीतिक व्यवस्था को लेकर मनुष्य कुछ अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति या अपने स्थितियों को विकसित करने का प्रयास करेगा। और जब विकसित करने का प्रयास करेगा, तो भारत के जो परंपरागत समाज है, उस परंपरागत समाज में जो विषमताएं थी, सामाजिक आर्थिक विषमताएं थी, क्यों? क्योंकि यह स्थिति संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को लागू करते समय यह बोला था, यह विचार दिया था कि संविधान को लागू करके हम सामाजिक आर्थिक विषमताओं से भरे हुए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह संविधान जिस राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, वह राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल और सुदृढ़ होगा जब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। और इस सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने का दायित्व संविधान राज्य को दे दिया। तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने का दायित्व राज्य को दे दिया, और जो दायित्व दिया गया, जिन सिद्धांतों के आधार पर यह दायित्व, वही सिद्धांत या वही नीतियां डीपीएस। इसका मतलब कि राजनीतिक व्यवस्था जिस व्यवस्था पर स्थापित होती है, क्लियर, वह व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था है। इसलिए इस पूरी स्थिति को अगर हम दूसरे वे में समझे, दूसरी स्थिति में अगर समझते हैं, तो एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं प्रोफेसर रजनी कोठारी, और रजनी कोठारी ने कहा कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था अपनी सामाजिक व्यवस्था का प्रतिबिंब होती है। क्लियर? एनिमीज, जैसे जस्ट लाइक कि अगर मेरा या आपका जो फेस है मेरे शरीर का प्रतिबिंब है, ठीक। तो अगर सामाजिक ऊपर से अगर राजनीतिक व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक बना दें, समानता और स्वतंत्रता की स्थिति दे दे, क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र के अंतर्गत वन मैन एंड वन वोट का कंसेप्ट संविधान लागू कर दिया। लेकिन भारतीय समाज परंपरागत समाज होने के कारण जो सामाजिक आर्थिक विषमताएं थीं, उस सामाजिक आर्थिक विषमताओं के कारण जो विभिन्नताएं समाज में पाई जा रही थी, उससे बहुत अधिक समस्याएं थी, उससे बहुत ज्यादा समस्याओं का जिक्र था, ठीक। अब इसको तो उन्होंने कहा कि जब तक सामाजिक व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं होगी, आर्थिक व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं होगी, तो राजनीतिक व्यवस्था के लोकतांत्रिक होने के बावजूद भी राजनीतिक व्यवस्था अधिक सुदृढ़ नहीं हो सकेगी। इसलिए अगर राजनीतिक व्यवस्था जिसकी स्थापना संविधान राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में कर रही है, वह राजनीतिक लोकतंत्र तभी महत्वपूर्ण और सुदृढ़ हो सकती है जब सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को भी हम लोकतांत्रिक बना दें। अब सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने के लिए संविधान भाग 4 के अंतर्गत निदेशक तत्वों के रूप में सिद्धांतों को समाहित करता है, नीति। इसलिए एक दूसरा कंसेप्ट डीपीएस के बारे में कहा जाता है कि डीपीएस या राज्य के नीति निदेशक तत्व नीतियों और सिद्धांतों का वह समूह है जिसे राज्य का मार्गदर्शन होता है, राज्य को अपने कार्यों में समाहित करना होता है, और राज्य अपने कार्यों में इन तथ्यों को स्थापित करेगा, इन तथ्यों को समाहित करेगा। इसलिए अंबेडकर यह भी कमेंट करते हैं कि जो भी सरकारें अपने कार्यों में इन सिद्धांतों को समाहित नहीं करेंगी, उसे अगले निर्वाचन में जनता को जवाब देना होगा। और जनता को जवाब देने का मतलब
ये हो गया कि हम इस राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं, उस राजनीतिक व्यवस्था पर यह दायित्व देते हैं कि हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम आपकी आज्ञाओं का पालन तभी करेंगे जब आप मेरे सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करेंगे। इसलिए टीपीएस का पूरी जो अवधारणा है, वह अवधारणा आर्टिकल 36 को लेकर है, आर्टिकल 37 को लेकर है, आर्टिकल 38 को लेकर है। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा को डिफाइन करता है, आर्टिकल 37 राज्य के निदेशक तत्वों के विधिक स्वरूप के संबंध की बात करता है कि विधिक स्वरूप नहीं है, यानी मीन्स कि राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। और 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देगा। ठीक, अब लोक कल्याण को बढ़ावा देने का मतलब कि टीपीएस राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित कर रहा है। ठीक, सवाल या प्रश्न ये खड़ा होता है कि राज्य को या संविधान जिस राज्य की स्थापना करता है, जिस राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करता है, उस राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, किस राज्य को यह दायित्व दिया गया। अब ऐसी स्थिति पर दो अवधारणाएं निकल के आती हैं। अगर हम राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में, तो राजनीतिक व्यवस्था यानी मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम या राजनीतिक व्यवस्था को ले लें, तो राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना को लेकर डिबेट चली थी संविधान सभा में। वह डिबेट थी अध्यक्षीय शासन प्रणाली की और दूसरा संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली यानी प्रेसिडेंटियल पॉलिटिकल सिस्टम और संसदीय शासन प्रणाली की पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन, अध्यक्षीय शासन प्रणाली आपका अमेरिका। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यह विवाद चल रहा है कि स्वतंत्र भारत के लिए जिस संविधान का निर्माण किया गया है, उस स्वतंत्र भारत के लिए संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली को स्थापित करे। ठीक, कभी कभी आप लोगों से प्रीलिम्स में एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भी शासन प्रणाली का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो एक मापदंड है जिसके आधार पर शासन प्रणाली का निर्धारण किया जाता है, और वह शासन प्रणाली का निर्धारण है आपका रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, यानी मीन्स विधायिका और कार्यपालिका के संबंध। यदि कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग हैं तो वह अध्यक्षीय शासन प्रणाली होगी, और यदि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है तो वह संसदीय शासन प्रणाली। ठीक, अब ये एक स्थिति है। अब दूसरा डायमेंशन खड़ा होता है शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण की अगर स्थिति ले तो आर्टिकल 50 सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी मीन्स कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। संविधान का लैंग्वेज ये है, आर्टिकल 50 सिर्फ कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथक्करण करता है, यानी मीन्स सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब अगर सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है तो इस मुद्दे पर ये जो स्थिति है वह स्थिति है फ्री जुडिशरी की, और फ्री जुडिशरी को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में डिफाइन, यानी आधारभूत ढांचे के रूप में डिफाइन कर दी। क्लियर? मोदी सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलेजियम व्यवस्था के स्थान पर एनजेएसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना करते हैं, और इस कमीशन में जिन सदस्यों को शामिल किया जाता है उसमें एक सदस्य
लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, वह शामिल होते। अब संविधान में संशोधन करके एनजेएसी को स्थापित किया गया। न्यायपालिका ने इस अमेंडमेंट को, जिससे कि एनजेएसी का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, उसको असंवैधानिक सिर्फ इसी आधार पर घोषित करता है क्योंकि आर्टिकल 50 सिर्फ कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सेपरेशन करता है। यह सेपरेशन फ्री जुडिशरी है और फ्री जुडिशरी संविधान का आधारभूत ढांचा। ठीक है, तो ये एक स्थिति थी। अब लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार का कानून मंत्री कार्यपालिका का सदस्य है, और अगर उसे जुडिशरी में, जुडिशियल वर्क में शामिल किया जाता है तो आर्टिकल 50 का सेपरेशन, आर्टिकल 50 जो सेपरेशन एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी करता है वह डैमेज कर देगा, और आर्टिकल 50 जो फ्री जुडिशरी का इस्टेब्लिशमेंट करता है, फ्री जुडिशरी को स्थापित कर, और फ्री जुडिशरी को सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में डिफाइन करता है। तो यह बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में जब डिफाइन करता है तो बेसिक स्ट्रक्चर संविधान के संशोधन करने को लेकर संसद की शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि केशवानंद भारती बनाम वर्सेज केरल स्टेट 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट की यही वर्डिक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान में संशोधन कर सकता है, लेकिन यह संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है, यानी पार्लियामेंट की शक्ति असीमित नहीं है संविधान संशोधन को लेकर, बल्कि संविधान के संशोधन करने के ऊपर शक्ति पर बेसिक स्ट्रक्चर का रिस्ट्रिक्शन है। और संसद इस आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संविधान में ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकेगी जो आधारभूत ढांचे के विरुद्ध। इसका मतलब है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो संविधान संसद को देता है, वह संसद की यह शक्ति अनलिमिटेड ना होकर बल्कि लिमिटेड है। क्लियर? ये भी एक क्लियर हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेपरेशन ऑफ पावर और पावर डिवीजन। तो अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, और दूसरी तरफ शक्ति विभाजन, ये है आपका पावर डिवीजन, और ये है सेपरेशन ऑफ पावर। दो चीजें। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी क्या है और पावर डिवीजन की थियरी क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी या ये फ्रेंच राजनीतिक विचारक मॉन्टेस्क्यू देता है, और उसकी किताब है स्पिरिट ऑफ लॉज, और उसमें जो विचार देता है वह विचार शासन के स्वरूप को सीमित करने के लिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की बात करता है। एक अवधारणा तो ये थी, अब उसको हम अभी डिटेल कर रहे हैं। पावर डिवीजन ये संघीय संविधान है और शक्ति पृथक्करण अध्यक्षीय शासन प्रणाली का कैरेक्टर है, यानी मींस अमेरिका। क्लियर? सेपरेशन ऑफ पावर दैट इज द कैरेक्टर ऑफ प्रेसिडेंटियल पॉलिटिकल सिस्टम, यानी मींस शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अध्यक्षीय शासन प्रणाली के लक्षण है। पावर डिवीजन मेरिट ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब शक्ति पृथक्करण का मतलब हो गया कि यहां पर गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स होंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी है। ठीक? पावर डिवीजन का मतलब है कि यूनियन गवर्नमेंट एंड यूनिट गवर्नमेंट, दो चीजें, यूनियन गवर्नमेंट और क्या कहा जाता है, राज्य गवर्नमेंट, और इन दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। भारत का संविधान संघीय भी है लेकिन अध्यक्षीय नहीं है।
अब क्यों नहीं है इसका भी हम जिक्र करते हैं। संघीय संविधान में शक्तियों का विभाजन यानी पावर डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड ड्यूल गवर्नमेंट फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। यानी मीन्स कि कहीं पर भी अगर संघीय संविधान की बात आती है, कहीं पर भी अगर संघीय संविधान को लेकर अगर क्वेश्चन राइज किया जाता है तो उसका सिर्फ एक मतलब, आप सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर होगा या जो सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति होगी वह है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होगा और दोहरे शासन प्रणाली की स्थापना होगी। अगर भारत का संविधान संघीय संविधान है, क्योंकि एसआर बोम्मई के केस में सुप्रीम कोर्ट ये डिफाइन भी करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अगर सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में अगर डिफाइन कर दी, इसका मतलब कि फेडरल स्ट्रक्चर होगा। अब यहां पर जो कंसेप्ट है, यहां पर जो स्थिति है, इस स्थिति को लेकर अगर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया तो यह विभाजन संविधान में 7th शेड्यूल में है, 7वीं अनुसूची में। और यह विभाजन 3 प्रकार से किए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, अब ये जब केंद्र राज्य का टॉपिक आएगा तब उस पर बात करेंगे कि यूनियन लिस्ट में किस प्रकार के सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में किस प्रकार के सब्जेक्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट में किस प्रकार के संबंध में। और एक और पोजीशन आएगी आर्टिकल 248 अवशिष्ट शक्तियों को लेकर, तीनों लिस्ट के साथ साथ 248 भी आएगा, तब वहां पर जिक्र होगा। अब दूसरा पॉइंट है यहां पर कि शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। यह सिद्धांत फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर मॉन्टेस्क्यू की किताब है स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट ऑफ लॉज। और मॉन्टेस्क्यू इस पुस्तक में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन करता और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए यह विचार देता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि शासन की संपूर्ण शक्तियां एक स्थान पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य पृथक अलग अलग होनी चाहिए। क्योंकि अगर शासन की संपूर्ण शक्तियां एक ही स्थान पर होगी तो शासन का स्वरूप अधिनायकवादी हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, जिसके कारण तानाशाही या निरंकुशता की स्थापना होगी। और उस निरंकुशता की स्थापना के लिए या निरंकुशता के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। अब इसका कंसेप्ट समझे। मोनर्की सिस्टम में, इस राजतंत्र में, राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा, किंग एक ही व्यक्ति होता है। इस किंग के पास ये पावर है, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड जुडिशरी पावर, यानी तीनों शक्तियां एक स्थान पर क्या है, जुड़ी हुई हैं, इनबिल्ट है राजतंत्र में राजा। परिणाम क्या होता है, अधिकांश राजा निरंकुश हुए, निरंकुश डिक्टेटर हो गए। मीन्स कि अगर कभी, जैसे जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैं समझा देता हूं, आप लोग छोटे रहे होंगे या हम भी जब छोटे थे तो एक गांव में जादू, थोड़ा मोड़ा जब साइंस पढ़ लिया गया 8, 9, 10 के क्लास में, तो एक हैंडलेंस आता है जिसमें सनरेज को सेंट्रलाइज करके एक पेपर पर रखा जाता है और पेपर जलने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सूरज की किरणें हैं वो बिखरी हुई हैं
अगर उसे एक स्थान पर रखेंगे तो सेंट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक, वही स्थिति अगर यहां पर है कि शासन की संपूर्ण शक्तियां अगर एक स्थान पर अगर हो जाती है, एक स्थान पर सेंट्रलाइज हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में शासन का स्वरूप निरंकुश हो जाएगा। और जब शासन का स्वरूप निरंकुश हो जाएगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। इसलिए मॉन्टेस्क्यू व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा को लेकर, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। अब जब शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और यह कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि शासन का स्वरूप या शासन की संपूर्ण शक्तियां एक स्थान पर केंद्रित न होकर बल्कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथक पृथक होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में शासन का स्वरूप सीमित होगा, और जब शासन का स्वरूप सीमित होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित होगी। ये सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी थी। अब क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 50 सिर्फ सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच है। क्लियर? जैसे आर्टिकल 50 अगर यहां पर बात करते हैं तो सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी मींस कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य पृथक्करण, मींस सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इसी सेंटेंस को अगर हम देखते हैं, इसी सेंटेंस को अगर हम दूसरे ढंग से अगर लेके चलते हैं, दूसरे कमेंट में लेकर चलते हैं, तो इसका अगर इसी लाइन को हम दूसरे तरीके से, तो एक तरीका यह भी होगा कि नो सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ये भी होगा। नहीं समझ में? इसलिए यह है कि सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी मींस कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच सेपरेशन होगा। अब इसके अलावा अगर हम अगर इसी सेंटेंस को अगर हम दूसरे तरीके से अगर हम लेके चलते हैं, दूसरे तरीके की स्थिति को अगर हम बात करते हैं, तो इसी को हम इस ढंग से भी तो पढ़ सकते हैं कि नो सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ये भी हो सकता है कि नहीं? अब यहां पर जब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच सेपरेशन नहीं है, सिर्फ सेपरेशन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच है, तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या भारतीय संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी है? दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन, अगर सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी नहीं है, थोड़ा, अगर सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी नहीं है तो शासन का स्वरूप सीमित कैसे होगा, लिमिट में कैसे आएगा? क्योंकि मॉन्टेस्क्यू क्या कहता है कि अगर शासन का स्वरूप, बस पानी पी, ठीक, अगर संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी नहीं है तो शासन का स्वरूप सीमित नहीं होगा, और जब सीमित नहीं होगा तो व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता की सुरक्षा कैसे होगी? एक प्रश्न ये भी खड़ा हो गया। अब यहां पर कई चीजें मिल रही हैं, कई विचार आ रहे हैं, कई थॉट आ रहे हैं, और विचार और थॉट इस सेंस में आ रहे हैं कि अगर देखा जाए कि जो अध्यक्षीय और संसदीय शासन प्रणाली का विवाद है, डिबेट है कि स्वतंत्र भारत के लिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली चाहिए कि संसदीय शासन प्रणाली चाहिए, इस विवाद का समाधान तो यह आर्टिकल ही कर दिया, क्योंकि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत अमेरिका के अध्यक्षीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। और अगर संविधान सभा के सदस्य पूर्ण रूप से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्थापित नहीं करते हैं
इसका मतलब ये निकलता है कि संविधान सभा स्वतंत्र भारत के लिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली को नहीं स्थापित करना चाहते। इसका मतलब तो ये भी निकल। अब सवाल खड़ा हुआ, क्वेश्चन अब राइज हुआ कि तब संसदीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली का मतलब जब अपनाया गया तो ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के संबंध में संसद की सर्वोच्चता हो जाती है और यहां पर कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। तो अगर यहां पर अगर ये कंसेप्ट देखते हैं, लेजिस्लेटिव, नो सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, तो ये है आपका स्टेट, आर्टिकल 12 एंड 36 राज्य, क्योंकि राज्य की जो परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 36 में, उसमें है भारत सरकार और भारतीय संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, स्थानीय पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी। तो भारत सरकार कार्यपालिका हो गई और भारतीय संसद क्या हो गई, विधायिका हो गई। तो अगर यहां पर अगर सेपरेशन यहां पर होता तो इसमें इनबिल्ट नहीं। अब इसको जोड़ने के पीछे क्या उद्देश्य था संविधान सभा का या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि अगर हम विधायिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण कर देंगे, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य अगर हम पृथक्करण कर देते हैं तो हम संसदीय शासन प्रणाली अर्थात उत्तरदायी शासन प्रणाली की स्थापना नहीं कर सकते। और जब तक उत्तरदायी शासन प्रणाली की स्थापना नहीं होगी, जब तक उत्तरदायी शासन प्रणाली की स्थापना नहीं होगी, तब तक जनता के हितों की पूर्ति नहीं हो सकती। यही विचार था कि अंबेडकर कहते हैं कि जो भी सरकारें अपने कार्यों में इन सिद्धांतों को लागू नहीं करेंगी, उसे अगले निर्वाचन में जनता को जवाब देना होगा, यानी उत्तरदायित्व तो दे दिया गया। यानी मीन्स कि अगर सरकारों को जनता के हितों की पूर्ति नहीं होगी तो जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके उन्हें उनके पद से हटा सकती है। ठीक। अब दूसरी सिचुएशन यह है कि उत्तरदायित्व ही क्यों, और अगर हम संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना अगर करते हैं, संसदीय शासन प्रणाली को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जिसे हम ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली से लेते हैं, तो ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली में संसद की सर्वोच्चता है, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। तो भारत में सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट क्यों नहीं? क्योंकि अगर भारत में सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता, संसद की सर्वोच्चता हो जाती, तो संसद के कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। कार्यों का, संसद के कार्य क्या है? संसद के कार्य क्या है? विधि निर्माण, यानी लेजिस्लेटिव का कार्य क्या है? लॉ फॉर्मेशन। तो अगर संसद के कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा तो संसद की सर्वोच्चता हो जाएगी। परिणाम क्या होगा कि संसद विधि का निर्माण करके भारत की जनता के अधिकार और स्वतंत्रता दोनों को नष्ट कर सकती है, सीमित कर सकती है। इन सभी स्थितियों को लेकर अब ऐसा, ये जो स्थितियां हैं, सभी स्थितियों को लेकर ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वह है ब्रिटिश सरकार का स्वरूप। ब्रिटिश सरकार का भारत में जो स्वरूप था वह अधिनायकवादी था, डिक्टेटर था। और डिक्टेटर और अधिनायकवादी होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था या जो सबसे बड़ा कारण था वह था कि ब्रिटिश सरकार भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था, वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थी। तो जब भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी तो ब्रिटिश सरकार कभी भी जनता के हितों की पूर्ति नहीं कर पाई। ऐसी स्थिति में अगर यह भी कहा जाता है कि अगर ब्रिटिश सरकार भारत के जनता के हितों की पूर्ति नहीं कर पाई
तो ब्रिटिश सरकार ने तो बहुत से रूल रेगुलेशन बनाए, बहुत से एक्ट बनाए, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947 तक। तो इसके बारे में एक विचार यह भी कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए जो भारत में जो भी लॉ एंड ऑर्डर या कानून का निर्माण किया, अधिनियम का निर्माण किया, उन सबके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य था, वह अपने साम्राज्य की सुरक्षा करना चाहते थे। उनका कभी भी यह मंशा नहीं थी, यह कभी भी उद्देश्य नहीं था कि हम भारतीय जनता के हितों की पूर्ति कर सके। इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित जो भी अधिनियम है, ब्रिटिश सरकार जो भी अधिनियम पारित कर रही है, उसके पीछे उसका मूल उद्देश्य क्या है? अपने साम्राज्य की सुरक्षा। क्लियर? अब संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन का एग्जाम्पल है हमारे सामने, और ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली में संसद की सर्वोच्चता है। तो जब संसद की सर्वोच्चता है, संसद की सर्वोच्चता की स्थिति है, तो उस सर्वोच्चता में भारत के संविधान निर्माताओं ने संसदीय सर्वोच्चता के स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित कर दिया। इसका मतलब कि संसदीय शासन प्रणाली के जो कैरेक्टर हैं, वह कैरेक्टर है कि टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव, एक रियल एग्जीक्यूटिव। मींस कि दो प्रकार की कार्यपालिका होगी, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। दूसरा, कार्यपालिका निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। निम्न सदन के प्रति क्या होगा? इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाए। और तीसरा, ये दोनों कैरेक्टर भारत के संसदीय शासन प्रणाली में भी है और ब्रिटेन के भी संसदीय शासन। लेकिन जो तीसरा कैरेक्टर है, वह भारत के संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली के बीच का डिफरेंस पैदा कर देता है। ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली में संसद की सर्वोच्चता है, और संसद की सर्वोच्चता को लेकर ब्रिटिश राजनीतिक विचारक डिमोले एक विचार भी देता है कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री न बनाकर सब कुछ कर सकती, मतलब जो भी समझिएगा, ठीक। जबकि भारत के संसदीय शासन सब कुछ कर सकती है, जबकि भारत के संसदीय शासन प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता है। लेकिन जब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति समाप्त कर दी गई, तो भारत में भी संसद सर्वोच्च हो गया, और भारत और ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली के बीच का जो डिफरेंस था संसद की सर्वोच्चता और संविधान की सर्वोच्चता को लेकर, वो भी समाप्त हो गए। लेकिन जैसे ही जनता पार्टी की सरकार आती है, 43rd अमेंडमेंट करती है, और 43rd अमेंडमेंट करने के बाद न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान कर देती है, और इस शक्ति को प्रदान करने के बाद ये अब न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करके कानून या आदेश का एग्जामिन कर सकती है। कानून का मतलब विधायिका और आदेश का मतलब कार्यपालिका, और कानून और आदेश का मतलब विधायिका और कार्यपालिका, और विधायिका और कार्यपालिका का संबंध आर्टिकल 12 और 36 से है, यानी राज्य से है, जिसके कारण राज्य के कार्यों का परीक्षण कर सकती है और उसे संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित कर सकती। फिर भारत में संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित मिल गई, और पुनः न्यायपालिका ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को संविधान का आधारभूत ढांचा के रूप में परिभाषित कर दिया। जब संविधान के आधारभूत ढांचा के रूप में परिभाषित कर दिया, तो आधारभूत ढांचा संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है। इसका मतलब यह हो गया कि किसी भी राजनीतिक दल को संसद में चाहे कितना भी बहुमत क्यों न मिले, वह अपने बहुमत का मिसयूज नहीं कर सकता। और जब मिसयूज नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में कभी भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को समाप्त नहीं कर सकता। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अगर नहीं तो संविधान की सर्वोच्चता हमेशा बनी रही। इन सभी स्थितियों से क्या लगता है आपको? क्या लगता है कि ये स्थितियां
ठीक है, सब कुछ सही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये जितने भी प्रोसीजर हैं ये सब कुछ सही है, लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज हमेशा कहता हूं कि कोई भी राज्य संविधान के द्वारा अगर राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करता है और राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करके संविधान के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था का या संविधान के द्वारा जिस राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करता है, उस राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जो स्थिति स्थापित की जाती है, उस स्थिति का या उस राजनीतिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? अपनी समस्याओं का समाधान। कोई भी राज्य अगर राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना कर रहा है, उस राजनीतिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? वह अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहता है। अब भारत भी स्वतंत्र भारत है। स्वतंत्र भारत के बाद संविधान का निर्माण किया जा रहा है। संविधान के निर्माण करने के बाद भारत के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की जा रही है और उस राजनीतिक व्यवस्था को दायित्व दिया जाता है कि सामाजिक आर्थिक विकास, ये थी भारत की समस्या। इसलिए भारतीय संविधान पर यह आरोप लगा देना कि भारतीय संविधान कट पेस्ट कॉपी है, विदेशी संविधानों का ऋणी है, वह सिर्फ एक पक्ष है, वह संपूर्ण एनालिसिस नहीं है, बल्कि जबकि निष्पक्ष निर्णय तो यह होगा कि हम दोनों पक्षों को लेना पड़ेगा, दोनों पक्षों को समाहित करना पड़ेगा। जब दोनों पक्षों को समाहित करेंगे तब जाके निष्पक्षता के साथ निर्णय होगा, और वह निर्णय कि हम संविधान या जो संविधान की स्थिति है उस संविधान के द्वारा पोजीशन। इसलिए भारत का संविधान भारतीय समस्याओं का समाधान करता है, भारत की सामाजिक स्थिति का समाधान करता है, और इस सामाजिक स्थिति का समाधान करने के बाद ये था अब पूरा आज का एनालिसिस। ठीक, यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये पूरी स्थिति है, कई चीजें जोड़ी जा रही हैं, कई चीजें आपकी स्थापित की जा रही है, और इस स्थिति के स्थापित करने के बाद जो स्थितियां डेवलप कर रही है उससे आपका अब एक दूसरा प्रोसीजर है, दूसरी स्थिति है, एक कंसेप्ट कहा जाता है, ठीक है, कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख क्यों है, सरकार का क्यों नहीं। सवाल है राज्य का प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति में विधायी शक्ति भी है और कार्यपालिकीय शक्ति भी। ठीक, विधायी शक्ति भी है, लेजिस्लेटिव पावर भी है, और एग्जीक्यूटिव पावर भी है, और दोनों राज्य, और इन दोनों का प्रमुख अगर राष्ट्रपति है तो उसका मतलब यही हुआ, कि राष्ट्रपति नो सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, यानी मींस कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच सेपरेशन नहीं है। तो ये दोनों चीजें कहां पे है? प्रेसिडेंट के पास। और अगर प्रेसिडेंट के पास है तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ लेजिस्लेटिव, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव क्या है? स्टेट है, इसलिए प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट हो गया। क्लियर? इसलिए यह कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है, न कि सरकार। ठीक, तो ये स्थितियां हैं, ये सिचुएशन है, और इस स्थिति को लेकर चलता है ये एपीएसपी। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो सबसे करंट टॉपिक भी है, और करंट टॉपिक है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ये है आर्टिकल। क्लियर? क्योंकि हमको संसदीय शासन प्रणाली भी बताना, उत्तरदायित्व को भी डिफाइन करना, समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए मैं उसको पहले उठा ली। क्लियर? तो ये स्थितियां हैं, और ये इसलिए करंट टॉपिक है क्योंकि कल ही उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल को प्रेजेंट किया गया।
तो प्रस्तुत किया गया, विधानसभा पारित करेगी, गवर्नर उसे रिकमेंड करेगा तो एक्ट बन जाएगा। अभी नहीं, उत्तराखंड में लागू होगा। अब 2-3 चीजें हैं इस इशूज में, और इस इशूज में 2-3 चीजें होने के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये 2-3 चीजें, विरासत, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। शरीयत क्या है जी? रिलीजियस डॉक्यूमेंट है ना, शरीयत इज द रिलीजियस डॉक्यूमेंट, ठीक। विवाह के अंतर्गत पति पत्नी शरीयत कानून से बंधे हैं, ठीक है, यही मतलब हुआ। तुम भी बंधा है, तुम बंधे हो, आप बंधे हैं, नहीं, ठीक है, ठीक है, सुन लो। यानी मीन्स मैरिज, डाइवोर्स और टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एमडीटी, ठीक। एम का मतलब मैरिज, डी का मतलब डाइवोर्स, टी का मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। क्लियर? अब ये तीनों चीजें हैं, तीनों चीजें हैं। अब इन तीनों चीजों को लेकर, तीनों चीजों की स्थिति को लेकर कुछ लोग इसके संबंध में बहुत विचार देते हैं, बहुत तरीके का एनालिसिस करते हैं। अब सवाल खड़ा होता है, सवाल जो क्वेश्चन मेरा है कि रिलीजन का मतलब क्या? रिलीजन हैज डिफाइंड द मैन गॉड रिलेशन। धर्म क्या है? धर्म आस्था और विश्वास। मैंने तो बहुत कुछ बताया है तुमको। नहीं, धर्म क्या है? धर्म नहीं, धर्म आस्था और विश्वास एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है कि धर्म मैन एंड गॉड के रिलेशन को भी डिफाइन करता है। क्लियर? मैन और गॉड के रिलेशन को भी डिफाइन करता है, और ये चीजें रिलीजियस इशू है। ये आपका रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है, और इस रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट होने के नाते यहां पर कि नो इंटरफेयर ऑफ क्लियर, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिफाइंड, इंडिया इज द सेकुलर स्टेट। भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर रहा है। क्लियर है? यहां तक तो ठीक है। अब सेकुलर स्टेट का मतलब हो गया कि राज्य में, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों के साथ समान आचरण। तो अगर धर्म का मामला ईश्वर है तो विवाह, डाइवोर्स और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या ईश्वर और व्यक्ति का विवाह है? क्या तलाक ईश्वर और व्यक्ति का है? क्या संपत्ति का उत्तराधिकार व्यक्ति ईश्वर का है? ये चीजें क्या है? मैन एंड मैन रिलेशन व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का है, और व्यक्ति और व्यक्ति के संबंधों को रेगुलेट करने का पावर किसके पास है? स्टेट के पास है। तो ईस्टर्न ट्रिपल तलाक को अगर स्टेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल घोषित करता है तो गलत कहां है? बोलिए, बात समझ में आ रही है हमारी? विवाह किसके प्रति होता है? व्यक्ति और व्यक्ति के बीच। तो ये स्थिति है, तो इस स्थिति को थोड़ा सा पढ़िएगा किताब से, ठीक है।